Welcome students, welcome to the e-learning session of accountancy. Today we will proceed to complete the first chapter of accountancy in your syllabus, that is meaning and objective of accounting. ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है इस चैप्टर को और अब ये आज के सेशन में चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, तो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर. बैलेंस टॉपिक जो है जैसे कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल है और सारे पॉइंट्स जो है बार बार ओवर एंड ओवर रिपीट हो रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता चल चुकी है. जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको एडवांटेज वगैरह सब पता चल जाती है, लेकिन फिर भी एक बार वी विल टच ऑल द पॉइंट. ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है और आपको समझ में आ चुका है. ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट पॉइंट है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो किन किन लोगों को हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भेजते थे, वही हमारे यूजर्स हो गए थे. मैंने आपको बताया यूजर्स वही हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. तो लेट्स सी कौन कौन है. हम लोगों ने बेसिकली अकाउंट में क्या किया है कि यूजर्स जितने भी हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, एक बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स को दो ग्रुप में डाल दिए. एक इंटरनल यूजर्स हो गए, एक एक्सटर्नल यूजर्स हो गए. ठीक है, तो इंटरनल में लेट्स सी कौन कौन है. इंटरनल यूजर्स में हमारे हो गए ओनर्स. सबसे पहले जिनका बिजनेस है, जो बिजनेस चला रहे हैं ना, तो वो अपने बिजनेस को कैसे रन कर रहे हैं, उनका बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैपिटल में एप्रिसिएशन हो रहा है या कम हो रही कैपिटल, सारे डिटेल्स अपने बिजनेस से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, तो वो कौन होगा, इंटरनल यूजर होगा क्योंकि वो बिजनेस के इंटरनल पर्सन है ना. उसी तरह से मैनेजमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज द बिजनेस. अब कभी कभी क्या होता है, कोई छोटा बिजनेस है तो ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही इंसान देखते हैं या फिर एक ही ग्रुप ऑफ पीपल देखते हैं, है ना. माने ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो एक ही हाथ में होता है. द पर्सन हु इज द ओनर इज ऑल्सो द मैनेजर ऑफ द बिजनेस. ही इज डूइंग एवरीथिंग, है ना. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जनरली ऐसा देखा गया. लेकिन अगर थोड़ा स्कोप बड़ा है, बिजनेस इज बिगर, ओके, इन दैट केस ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होता है ना. द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग द कैपिटल, हु इज टेकिंग द प्रॉफिट इज द ओनर, एंड मैनेजमेंट इज डन बाय एक्सपर्ट्स हु आर हायर्ड बाय द ओनर. तो ओनर क्या करते हैं, वो कुछ मैनेजर्स को एम्प्लॉय करते हैं. ठीक है, एम्प्लॉय करते हैं सो दैट दे विल वर्क एज स्टाफ एंड मैनेज द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर. ठीक है, तो ये मैनेजमेंट भी कौन हो गए, मैनेजमेंट भी इंटरनल यूजर्स भी हो गए. इंटरनल यूजर्स क्यों, क्योंकि ये बिजनेस के इंटरनल लोग हैं, है ना. बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन इनको जानकारी चाहिए टू रन द बिजनेस प्रॉपरली, टू मैनेज द बिजनेस प्रॉपरली, सो दे आर द इंटरनल यूजर्स. फिर हो गए हमारे एम्प्लॉइज. कोई भी बिजनेस के जो एम्प्लॉइज है वो भी बिजनेस के इंटरनल लोग हो गए क्योंकि उनको बिजनेस के सारे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके बारे में पता रहता है, सीक्रेट्स और इन्फॉर्मेशन उनको पता रहती है. और उनको बिजनेस इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, उनको बिजनेस के लिए भी चाहिए प्लस उनको अपने लिए भी चाहिए कि बिजनेस अगर अच्छे से वर्क हो रहा है ना, तो उनका भी फ्यूचर जो है, उनका प्रॉस्पेक्ट अच्छा है ना, फ्यूचर उनका अच्छा है, उनका करियर अच्छा है. लेकिन अगर इफ द बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, इफ इट इज अ लॉस मेकिंग यूनिट, है ना, अगर उनको लग रहा है कि फ्यूचर में बिजनेस अच्छा नहीं होने वाला है, तो दे विल थिंक अबाउट कंटिन्यूइंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो एम्प्लॉइज को अपने पर्पज से भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. प्लस इंटरनल मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि क्यों बिजनेस व्हेन दे आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उसको अचीव कितनी कहाँ तक हुई है और कहाँ पे नहीं हो पा रही है और क्यों नहीं हो पा रही है, व्हाट इज द रीजन फॉर द फेलियर, व्हाट इज द रीजन फॉर द सक्सेस, ये उनको भी जानकारी होती है. तो उन लोग अपना काम फ्यूचर में और अच्छे से कर सकते हैं ना. तो एम्प्लॉइज को इन्फॉर्मेशन दोनों पर्पज के लिए चाहिए, अपने करियर को प्लान करने के लिए भी चाहिए कि अगर बिजनेस का प्रॉस्पेक्ट अच्छा नहीं है, जहां वो काम करें वो अच्छा नहीं है, तो वो दे विल थिंक अबाउट शिफ्टिंग टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, है ना. ऑल्सो इफ अ पर्सन इज वेरी डेडिकेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर से कंसर्न रहेगा, उसको जानकारी चाहिए सो दैट ही कैन परफॉर्म बेटर इन
फ्यूचर। तो ये 3 हमारे इंटरनल यूजर्स हो गए, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन, जो बाहरी लोग है। बाहरी लोग कौन है? सबसे पहले देखिए कॉम्पिटिटर्स। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कोई भी बिजनेस का हर किसी का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता है, तो कॉम्पिटिटर्स को भी उसके अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिससे कि वो जान सके कि हु इज लीडिंग, है ना, कंपटीशन में कौन सक्सीड कर रहा है, हु इज अहेड ऑफ हुम, कौन किसके आगे है ना, किसका प्रॉफिट ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, किसका बिजनेस सीक्रेट क्या है, ये सब जानकारी रखने की कोशिश एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स लोग रखते हैं, है ना। तो कॉम्पिटिटर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत एक दूसरे बिजनेस की भी होती है। दूसरे हो गए इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन लोग होते हैं? इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, है ना। तो ओनर से लगाते हैं, प्लस कुछ लोग होते हैं जैसे कि व्हेन यू विल गो टू क्लास 12 आप अकाउंट्स में पढ़ोगे शेयर्स एंड डिवेंचर्स के बारे में, है ना। तो शेयर्स क्या होता है? शेयर्स में जैसे पब्लिक है वो क्या करती है, वो किसी कंपनी का, जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या जिसका फ्यूचर में लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली, ऐसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ शेयर्स, क्योंकि फिर वो अभी यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाएगा। आई विल बी टेलिंग यू व्हेन यू विल बी इन क्लास 12 तो शेयर्स क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जनरली आपको इस नॉलेज की जरूरत है कि एक कंपनी को, जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, तो उसका ओनरशिप मैनेजमेंट सब एक पर्सन देखता है, ठीक है। वो अपने कैपिटल लगाता है और खुद ही मैनेज करता है, प्रॉफिट भी खुद ही ले जाता है, लॉस भी खुद ही झेलता है। और पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि 3, 4, 5 लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, कैपिटल भी सब मिलजुल के लगाते हैं, मैनेज भी मिलजुल के होता है। लेकिन एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, ये सब आपने बिजनेस स्टडीज में शायद पढ़ा होगा, पढ़ेंगे आप 11 में, कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल ओनर नहीं होता, वहां पे जो शेयर, जो कैपिटल होती है कंपनी की, वो शेयर्स में डिवाइड कर दी जाती है ना। और वो शेयर्स जो है सारे पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग तरह के लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जिसका जितना शेयर होता है कैपिटल में, वो उतने पोर्शन का ओनर बोला जाता है, ठीक है। तो हमको ये पता चला कि कंपनी में एक ओनर नहीं होता, कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं सब ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट का शेयर मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए काफी है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी तो चाहिए ना इन्फॉर्मेशन कंपनी की, क्योंकि कंपनी पैसा या तो लगा चुके हैं, तो उनको जानकारी चाहिए कि उनका पैसा कहीं डूब तो नहीं रहा, और अगर नहीं लगाए हैं, लगाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उनको जानकारी चाहिए कंपनी का फ्यूचर कैसा है ना। अगर कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ कंपनी ग्रो करने वाली, एक्सपेंड करने वाली, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तब उन लोग इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्ट करने में। और अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो दे विल बी कंसर्न्ड अबाउट वेदर देयर मनी इज सेफ और नॉट, ठीक है। तो इसलिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। दूसरे हो गए लेंडर्स। लेंडर्स मतलब पीपल हु लेंड मनी, जो लोन देते हैं ना, चाहे वो बैंक हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, जिनसे भी लोन लेके रखा है बिजनेस में, तो उन जो लोन गिवर्स है, जो लेंडर्स हैं, उनको भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, ये जानने के लिए कि उनका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो बैड डेट तो नहीं हो जा रहा है। और ऊपर से उनको ये भी, अगर उन्होंने लोन पहले से दे रखा है तो ये सारी जानकारी चाहिए, और अगर नहीं दिया है, लोन देने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी उनको ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कि द बिजनेस टू विच दे आर लेंडिंग मनी, वो उनके लिए सही है कि नहीं, वहां पे पैसा लेंड करना चाहिए कि नहीं, है ना। कीपिंग इन व्यू कि कंपनी लॉस मेकिंग है कि प्रॉफिट मेकिंग है, उसी के हिसाब से उसका पेइंग कैपेसिटी पता चलता है। पेइंग कैपेसिटी मतलब रीपेमेंट, है ना, वो कंपनी रिटर्न कर पाएगी कि नहीं मनी इंटरेस्ट के साथ में। तो ये सारी जानकारी लेंडर्स को चाहिए होती है बिफोर दे लेंड मनी टू द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। एंड देन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और लेंडर्स फर्क होता है। लेंडर्स जो लोन देते हैं, क्रेडिटर्स जो डे टू डे क्रेडिट डीलिंग करते हैं ना, जो जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट में बाई और सेल करना, है ना। क्रेडिट में उधार में जो जैसे सामान देते हैं और खरीदते हैं बिजनेस से। तो हम लोग जब कोई बिजनेस करते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है ना, कुछ लोगों से हम लोग सामान खरीदते हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे लोगों को कैश पेमेंट ही दिया जाए,
कभी कभार हम लोग 2-3 महीने के क्रेडिट में भी बिजनेस करते हैं ना, और ये चलता है, ये हर जगह हर बिजनेस में होता है। तो क्रेडिट कौन देता है और कौन लेता है, ये दोनों ही तरह के लोग जो हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्रेडिटर्स और डेटर्स, है ना। उनको भी हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए जिससे कि उनको पता चल सके कि वो जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्रेडिट में, वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, उनका फ्यूचर में पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, है ना। अगर क्रेडिट में वो सामान देते जाएंगे, कुछ देते जाएंगे, या तो बाद में वो पैसा आएगा कि नहीं, ये जानकारी चाहिए उनको। और ये जानकारी उनको कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही मिलेगी। एंड लास्टली गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? टैक्स के असेसमेंट के लिए, लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए, बहुत सारे चीजों के, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे हमारे यूजर्स हो गए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है? हम लोग थ्रू आउट इस चैप्टर में लगातार कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें हम लोग को एक ब्रीफ आइडिया लग गया कि अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब हम लोग देखते हैं। अकाउंटिंग की पहले एडवांटेज है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करना आसान हो जाता है जब आप रिकॉर्ड को ढंग से मेंटेन करोगे, सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज आपको दिख रही है सामने, तो आप उसके बेसिस पे मैनेज अच्छे से कर पाओगे, बिजनेस को अच्छे से रन कर पाओगे, चला पाओगे, है ना। हर चीज आपके फिंगर टिप्स है, ऑल इन्फॉर्मेशन, कितना एम्प्लॉइज है, कितना एसेट है, क्या रिसोर्सेज है, कितना कॉस्ट है, कितना प्राइस है, कितना प्रोडक्ट है, स्टॉक कितना है, एवरीथिंग आपको सारी चीज डिटेल सामने रिकॉर्ड्स में दिख रही है। तो यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंड यू कैन मैनेज द बिजनेस प्रॉपरली। फिर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होता है। जब आप डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स और कुछ बेसिक्स की जरूरत है ना, कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जिसके बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन लेते हो। तो जब भी आपको बिजनेस में डिसीजन लेना है कि कहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो वो अपॉर्चुनिटी में को अवेल करना है कि नहीं, कहीं पे पैसा लगाना है कि नहीं, ये जानकारी चाहिए आपको। और ये जानकारी आपको किस बेसिस पे मिलती है, कैसे ये डिसीजन आप लेते हैं कि वेदर यू वांट टू invest in a new project or not, whether you want to expand your business, you want to start a new line of business, ये सारे डिसीजंस जो है ये कहाँ से आते हैं? ये आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, उसी के बेसिस पे ये सारे डिसीजन आप लेते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। बिजनेस के प्लान, है ना, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लान हो, शॉर्ट टर्म प्लान हो, बिजनेस के प्रॉफिट से रिलेटेड प्लान हो, कॉस्ट से रिलेटेड प्लान हो, बजट हो, सारे प्लानिंग के लिए आपको रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है, जो पास्ट रिकॉर्ड्स है प्लस जो करंट रिकॉर्ड है, एवरीथिंग। देन कंट्रोल मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, मतलब आप एक स्टैंडर्ड बनाते हो कि आपको ये लेवल अचीव करना है। अगर वो लेवल अचीव हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ तो आपको जानकारी चाहिए कि क्यों नहीं अचीव हुआ, है ना, आपने टारगेट क्यों नहीं अचीव किया, आपने स्टैंडर्ड क्यों नहीं टच किया। तो ये इसी को हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल मीन्स कंट्रोल इज अ टोटल you can say having a grip over the success or failure of the business, the reasons for the success and failure of the business, ठीक है। तो टोटल ग्रिप चाहिए, और वो ग्रिप कहाँ से आएगा? जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इंफॉर्मेशन किस चीज की? कि जो काम है वो सही से हुआ है कि नहीं, सारे स्टेप्स बिजनेस की सारी जो वर्किंग है प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, आपको कहाँ पे इनएफिशिएंसी नजर आ रही है, कहाँ पे वेस्टेज नजर आ रहा है, कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी, मतलब कहाँ पे फ्रॉड, ये सब नजर आ रहा है। ये सारी चीजों की जानकारी रखने के लिए आपको कंट्रोल की जरूरत है। अलग अलग जगह पे आप लोग देखोगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन सुपरवाइज करता है ना। तो व्हाट इज दैट? दिस इज नथिंग बट कंट्रोल। कंट्रोल इज डन जस्ट टू कीप ट्रैक, है ना, एक ट्रैक रखना पड़ता है कि सब काम स्मूथली हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए भी आपको सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, फॉर्म वगैरह जो आप भरते हो बिजनेस से रिलेटेड, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन बिजनेस की चाहिए होती है, क्योंकि वो फॉर्म में बहुत सारे डिटेल्स मांगा जाता है। तो लीगल मैटर्स में भी बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाती है।
इन केस द कंपनी एंटर्स इनटू एनी लीगल एनी कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो भी उसको सारी डिटेल्स वगैरह अपनी और अपने अदर पार्टी की चाहिए होती है। और दूसरी चीज है कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ जैसे टैक्स वगैरह की जो डिटेल्स होती है ना, उसमें भी जो फॉर्म्स वगैरह लगते हैं, जब टैक्स असेसमेंट ये सब होता है, तो उसमें भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स की पूरी अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, विच यू विल सी ओवर हियर, टैक्स असेसमेंट। एंड देन वी हैव कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी वैसे ही होते हैं जैसे कि आप देखो कि अपने आप से कंपैरिजन भी होता है और कॉम्पिटिटर से भी कंपैरिजन। अपने आप का कंपैरिजन क्या होता है कि जैसे लास्ट प्रीवियस ईयर और लास्ट फ्यू प्रीवियस ईयर, एकदम इमीडिएट प्रीवियस ईयर जो था, जैसे पिछला साल है ना, कैसा परफॉर्मेंस था बिजनेस का, और इस साल कैसा परफॉर्मेंस है, इस साल इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है ना। अगर इंप्रूव हुआ है तो क्या रीजन था, और अगर इंप्रूव नहीं हुआ है, खराब हुआ है परफॉर्मेंस, तो उसका क्या रीजन है, ठीक है। उसी तरह से पास्ट फ्यू ईयर्स के साथ भी अपने बिजनेस को कंपेयर किया जाता है। इसी तरह से बाकी के कॉम्पिटिटर्स के साथ भी बिजनेस का परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। ये कंपैरेटिव स्टडी है, ठीक है। इसके लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती है। और उसके बाद सेल ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस को क्लोज डाउन करना चाहता है, शट डाउन करना चाहता है, बेचना चाहता है ना, टू एनी अदर पार्टी, इन दैट केस ऑल्सो पूरा रिकॉर्ड जब कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो अपना मेंटेन करती है, तो जब वो उसको बेचने चलती है अपने बिजनेस को, तो वो एक एडवांटेजेस पोजीशन में होती है। एडवांटेजेस पोजीशन क्या होता है कि जब एक चीज बहुत फेयर है, साफ सुथरी दिख रही है ना, तो लोग उसको खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसके पास पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, सब कुछ अच्छे से काम चल रहा है, उसको खरीदने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, इंस्टेड ऑफ बाइंग और परचेजिंग और इन्वेस्टिंग इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर थिंग्स आर नॉट सो क्लियर, है ना, जहाँ पे चीजें बहुत डाउटफुल हैं, जहाँ पे चीजें अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है या सिक यूनिट है, वो बेचना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू समथिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मैनेज्ड नाइसली, है ना। एक नाइसली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हो रहा है, कंट्रोल्ड मैनर में मैनेज हो रहा है, रिकॉर्ड्स वगैरह सिस्टमैटिकली मेंटेन्ड है, सारी चीजें क्लियर है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बेचना बहुत आसान होता है ना। उसके लिए बायर्स इजीली मिल जाते हैं। जब आपके रिकॉर्ड्स वगैरह एकदम क्लीन एंड क्लियर सामने है, तो लोग बायर्स आराम से आपको मिलेंगे अगर आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं। उसी तरह से फिर लोन वगैरह अगर आपको लेना है, और तब भी आपको बैंक के पास अगर आप जाते हैं, बैंक आपको सारा डिटेल्स मांगेगा, है ना, सारा डिटेल्स, सारे छोटे से छोटे डिटेल्स चाहेगा, जिसके बेसिस पे ही वो आपको लोन देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेंडर्स को भी हमारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है टू डिसाइड वेदर it is profitable for them, it is safe, their money will be safe with the person who is taking the loan। जो लोन ले रहा है वो उसका रीपेमेंट का कैपेसिटी है कि नहीं, और रीपेमेंट का इंटेंशन है कि नहीं, ये फ्रॉड तो नहीं है, ये सारी चीजें जानकारी देना पड़ता है ना लेंडर को। तो लेंडर्स जनरली हमारे बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, तो उनको भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हेल्प मिलती है। अगर हमारे रिकॉर्ड पूरी तरह से अच्छे से मेंटेन्ड है और सही है ना, तो दे विल गिव लोन मोर इजीली एज कंपेयर टू अगर हमारे रिकॉर्ड में कुछ उनको डाउटफुल लगेगा, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी लगेगी, मिस्टेक लगेगी, है ना, तो इन दैट केस दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर लेंडिंग। उनको सोचना पड़ेगा, वो लोग थोड़ा टाइम लेंगे, है ना, हो सकता है दे रिजेक्ट अवर लोन एप्लीकेशन। एंड लास्टली वी हैव सीन फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। अगर सारे रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन्ड है, तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन कब कब हुए, किस अमाउंट पे हुआ, किस पार्टी के साथ हुआ, है ना, किस डेट पे हुआ, किस फंड को किस तरह से चैनलाइज किया गया, एवरी डिटेल इफ यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, तो फ्रॉड और एरर होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और अगर आप रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करोगे, तो फंड्स का इधर उधर होना बहुत आराम से हो सकता है ना। तो ये सारे एडवांटेजेस अकाउंटिंग के हैं। अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हो नाइसली, तो आप मैनेजमेंट को भी हेल्प कर रहे हो, आप बिजनेस में डिसीजन मेकिंग को इजी कर रहे हो, प्लानिंग भी आराम से हो सकती है, सारी फ्यूचर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कंट्रोल करना एक्टिविटीज को इजी हो जाता है, सुपरवाइज करना इजी हो जाता है। एविडेंसेस, है ना, लीगल मैटर अगर कोई चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है,
कोई भी तरह का लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन अगर है तो अच्छा रहता है। देन कंपैरेटिव स्टडी, अपने खुद के साथ कंपैरिजन प्लस अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपैरिजन के लिए आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है। बिजनेस को बेचने चलेंगे तो भी आपका रिकॉर्ड अगर मेंटेन है तो यू विल गेट द बायर्स इजीली। टैक्स असेसमेंट के टाइम में आपको सारे डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही मिलेगा। एंड लास्टली इफ यू मेक अ लोन एप्लीकेशन टू एनी लेंडर देन दे विल ऑल्सो सीक योर रिकॉर्ड, दे विल वांट योर रिकॉर्ड, है ना। दे विल गो थ्रू योर रिकॉर्ड्स एंड देन ओनली दे विल डिसाइड वेदर टू गिव यू लोन और नॉट। एंड लास्टली टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर, जब काम अच्छे से होता है, तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से होता है तो एरर होने का चांस, मतलब गलती भी नहीं होने की चांस होती है। और साथ में फ्रॉड, घपला जिसको बोलते हैं ना, जानबूझ के किया गया जो होता है वो फ्रॉड होता है, और मिस्टेक से होने वाले को हम लोग एरर बोलते हैं। तो एरर होने का चांस भी कम हो जाता है और फ्रॉड को भी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। डिटेक्ट मतलब पता लगाया जा सकता है कि कहाँ फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड जल्दी करना मुश्किल हो जाता है ना, फ्रॉड इजीली कर नहीं सकते, है ना। सो वी मूव ऑन टू लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। डिसएडवांटेजेस में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट में, पर्सनल जजमेंट मतलब आप जब भी जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, जो रिकॉर्ड्स बनाता है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, कई बार देखा गया है कि अकाउंटिंग में ऑल्दो अकाउंटिंग का एक सिस्टमैटिक तरीका है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पर्सनल जजमेंट कहीं कहीं जगह पे यूज होता है ना। पर्सनल जजमेंट का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पे अपने हिसाब से काम करना होता है, अपना खुद का कुछ एनालिसिस होता है, खुद का कुछ डिसीजन मेकिंग होता है। वहां पे जो है डिस्क्रिपेंसी होती है, वहां पे क्या है, चीजें अलग अलग हो जाती है ना। जैसे कि एक सिस्टम डेप्रिसिएशन सपोज है, तो डेप्रिसिएशन जब आप करते हो तो उसमें आपको ये एस्टिमेट बनाना पड़ता है कि कितना यूजफुल लाइफ है एसेट का, है ना, और स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, ये सब चीजों का एस्टिमेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जो आपका जो अकाउंट कीपर है ना, जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है, जो रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, वो अलग अलग जजमेंट ले सकता है ना, क्योंकि ईच इंडिविजुअल थिंक्स डिफरेंटली, वो अलग तरीके से सोचेगा, तो उसका पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होगा। मैं अलग ढंग से सोचूंगी, आप उसी चीज को अलग ढंग से सोचोगे, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आ जाती है ना। मैं करूंगी तो वो काम अलग ढंग से होगा, आप करोगे तो अलग ढंग से होगा, तो ये एक लिमिटेशन है। तो यहाँ पे क्या यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो जाती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब बोला जाता है ना कि अकाउंट्स को एक तरीके से मेंटेन करो ओवर द ईयर्स, है ना, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कैसे ब्रेक हो रही है कि जब भी कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे अपना पर्सनल डिसीजन लेना है, तो वहां पे हर इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से सोचता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है और सोचने का बेसिस अलग होता है, तो उसके कारण डिसीजंस अलग अलग होते हैं, उसके कारण जो आउटकम है वो भी अलग हो जाती है। देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, हमको पता है कि अकाउंटिंग जो है वो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे बेस्ड है ना। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडेंस प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे आपको अकाउंटिंग को मेंटेन करना है ना। ये एक लिमिटेशन है। कई बार इसके कारण, है ना, कुछ गड़बड़ी भी होती है। जैसे कि क्या होता है कि आप जैसे बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपने एसेट्स को दिखाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, जिस पे वो खरीदा गया, लेकिन अभी करंट उसकी वैल्यू कुछ और चल रही है, लेकिन बैलेंस शीट में आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते जा रहे हो। तो ये एक कन्वेंशन है जो कि फॉलो करने, कन्वेंशन मतलब जो होता चला आ रहा है ना। कन्वेंशन मीन समथिंग विच इज गोइंग ऑन एंड ऑन, विच इज बीइंग फॉलोड, ओके, सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो पुराने जमाने से वही रीत जिसको हम लोग बोलते हैं ना, चली आ रही है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो जस्टिफाइड है कि नहीं अभी प्रेजेंट में, इसका कोई इसके बारे में कुछ अभी नहीं सोचा जा रहा है ना। क्योंकि जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट में आप कुछ अगर दिखा रहे हो और उसका प्रेजेंट में वैल्यू बिल्कुल बदल चुकी है, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क हो चुका है उस चीज में, तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने का, है ना। फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंट से मिल ही नहीं रही है, आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो आपके काम के नहीं है ना। या फिर जो रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहे हैं वो पूरी तरह कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, वो आधे आधे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कोई फायदा नहीं। अगर रिकॉर्ड को इन डिटेल और एवरी स्मॉल डिटेल इज मेंटेन देन इट इज ऑल राइट। अगर कोई डिटेल छूट रही है या डिटेल मेंटेन ही नहीं हो रही है तो फिर उस रिकॉर्ड का कोई फायदा नहीं होता।
देन वी हैव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इग्नोर। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि हम लोग जब भी अकाउंटिंग में हम लोग पढ़े हैं कि मॉनिटरी एस्पेक्ट को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ह्यूमन रिलेशनशिप है ना, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जा रहा है, ये सब जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल कोई रोल नहीं है किसी चीज का, फाइनेंस नहीं, जहाँ कोई मॉनिटरी एस्पेक्ट नहीं है, वो चीजों को इग्नोर किया जाता है। उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। एम्प्लॉयज कितने खुश हैं, है ना, एम्प्लॉयज के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, और स्टाफ का एम्प्लॉयज के साथ क्या सा रिलेशनशिप है, ऑल दोस थिंग्स, स्मॉल डिटेल्स, दीज आर नॉट मेंटेन्ड इन अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और मॉनिटरी एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है। देन मैनिपुलेशन, अकाउंट जो है ये ज्यादातर क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का काम करता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखावा, है ना, दिखावे का काम है। बोलने के लिए अकाउंट्स रिकॉर्ड पूरा मेंटेन हो रहा है, पूरा कन्वेंशन फॉलो हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कॉन्सेप्ट है, एवरीथिंग इज फॉलोड, ये सब बोलने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल में जो पीपल हु आर मेकिंग द अकाउंट, हु आर हैविंग कंट्रोल ओवर अकाउंट, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर मैनिपुलेटिंग द अकाउंट। उन लोग अपने हिसाब से रिकॉर्ड को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं, घपला करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो दिस इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग और मैनिपुलेशन। ठीक है, वो आपको दिखाने के लिए उनका कुछ और रहता है और उनका एक्चुअल कुछ और रहता है। ठीक है, तो ये सब भी अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग जरूरी नहीं है कि पूरा जो सामने दिख रहा है रिकॉर्ड वही हो, रिकॉर्ड में बहुत सारे मैनिपुलेशन, बहुत सारा घपला होता है। देन अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, मोस्टली इट इज सीन की प्रेडिक्शन, जब फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है, फ्यूचर का फोरकास्ट करना है, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग करने जाना है, तो कुछ डिसीजन लेना है, कुछ डिसाइड करना है, कुछ बताना है ना। फोरकास्टिंग मींस टेलिंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर कि ये होगा, दिस विल हैपन। तो ये करना बहुत मुश्किल है। बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यू कैन नॉट से कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। तो ये भी अपना अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। आप सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर दो बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर एग्जैक्टली, है ना। आप सोच सकते हो लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप एग्जैक्टली बोल नहीं सकते हो, आप एस्टिमेशन कर सकते हो लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते। दीज आर द लिमिटेशन। ठीक है, तो कहीं पे पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व जहां भी होगा वहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिफर करेंगे। जनरली ये डेप्रिसिएशन केस में देखा जाता है, जहां जहां पे भी पर्सनल अपना दिमाग यूज करेगा, तो हर इंसान का अपना अलग दिमाग है, वो अलग अलग ढंग से काम करेगा, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिफर करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पुराने चले आ रहे हैं, तो इसमें कई जगह पे चेंज की जरूरत है ना, जो कि अभी इररेलेवेंट हो गया है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में है तो वो कोई काम की नहीं होती, जब तक कि स्मॉल डिटेल्स एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दी रिकॉर्ड। उसके अलावा अगर कवर नहीं हो रही है तो फिर वो कई बार कोई काम की नहीं होती। देन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कवर नहीं किया जाता, सिर्फ मॉनिटरी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है ना। देन मैनिपुलेशन, जैसा मैंने कहा, विंडो ड्रेसिंग, फ्रॉड, ये सब का चांस बहुत ज्यादा होता है। और लास्टली फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ओनली यू कैन से एस्टिमेशन कैन बी डन, और वो भी एग्जैक्ट एस्टिमेशन भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, so these are the limitations of accounting. Next we move on to qualitative characteristics of accounting information. We have come to the last point or last topic of this chapter, that is qualitative attributes of accounting information. हम लोगों ने अभी तक अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, अच्छी सही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिससे कि वो और हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो लेट्स सी, सबसे पहले रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है। रिलायबल मतलब कोई चीज अगर फैक्ट पे बेस्ड है, कोई चीज अगर सही ट्रूथफुल है, मतलब ऐसी चीजों पे बेस्ड है जिसका रिकॉर्ड्स है, जिसका सही आपके पास पूरा जिसको बोलते हैं यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, ओनली देन यू कैन वेरीफाई। आप देख सकते हो कि वो सच है कि झूठ है। आप उसको वेरीफाई जब तक नहीं कर सकते हो, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, आप उस पर फेथ नहीं कर सकते। क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन क्यों चाहते हो? आपको इन्फॉर्मेशन कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, है ना। फ्यूचर में कुछ आपको कोई ना कोई पर्पज है, इंपॉर्टेंट पर्पज है, जिसके लिए आपको ये, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे टैक्स असेसमेंट के लिए चाहिए, चाहे लीगल मैटर्स के लिए चाहिए, ओनर्स हो, मैनेजमेंट हो या एम्प्लॉयज हो, हर किसी का अपना पर्पज है जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन चाहता है। इन्फॉर्मेशन का हर यूजर का अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, तो उसके ऑब्जेक्टिव को वो फुलफिल तभी कर पाएगा जब तक कि वो
जब वो रिलाई कर सके, जब वो उसके ऊपर भरोसा कर सके, है ना। रिलायबिलिटी मीन भरोसा। इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलायबल, जिस पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते, तो आप फिर उसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लोगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड्स है, वो एक्चुअल फैक्ट पे बेस्ड होने चाहिए, जिसको आप वेरीफाई कर सको, जिसको आप फिर से जिसके बारे में आप जानकारी ले सको, है ना। ऐसे फैक्ट पे बेस्ड होने चाहिए। फिर रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब क्या है, जिसका कुछ तुक बनता है ना। रेलिवेंस मतलब जिसके कोई जिसका कुछ सेंस बनता है ना। अगर किसी इंफॉर्मेशन का कोई सेंस ही नहीं बनता है, अननेसेसरी है, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को कोई क्यों चाहेगा। इंफॉर्मेशन वो इंपॉर्टेंट होती है, वो जरूरी होती है जिसका रेलिवेंस हो, जिसका उस समय कोई महत्व हो, है ना। तो रेलिवेंस मीन्स अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए और नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कवर करना चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, है ना। अंडरस्टैंडेबिलिटी, सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से, है ना, इस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन करो कि किसी को भी समझ में आ जाए, जो भी उसको यूज करे इंफॉर्मेशन को, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इजीली सारी चीजों जिस पर्पस के लिए उसको चाहिए वो पर्पस उसका फुलफिल हो सके, है ना। उसको अच्छे से सारे अकाउंटिंग डिटेल्स समझ में आ सके। सो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, इजीली, है ना, सिंपल होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी मतलब ऐसे ढंग से रिकॉर्ड को मेंटेन करो कि कंपैरिजन इजी हो सके। कंपैरिजन बहुत जरूरी है। मैंने बताया कि खुद की अपने ऑर्गेनाइजेशन का पिछला रिकॉर्ड से, अपने पिछले पास्ट परफॉर्मेंस से, प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से अपने करंट ईयर के परफॉर्मेंस को हम लोग कंपेयर करते हैं। साथ ही हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेरिजन करते हैं कि कैसा हम लोग कहाँ है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कहाँ है ना। तो ये सारे कंपेरिजन के लिए हमारे रिकॉर्ड इस तरीके से मेंटेन होना चाहिए कि कंपेरिजन को वो हेल्प कर सके, है ना। इट शुड हेल्प कंपैरिजन। ऐसा नहीं हो कि हम लोग कंपैरिजन कर ही ना पाए उसके बेसिस पे, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का जो सही तरीका है, जिसके बेसिस पे कंपैरिजन हो सके, पास्ट रिकॉर्ड्स, है ना, प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड्स, और साथ में अपने कॉम्पिटिटर्स की जो भी डिटेल्स है वो लोग कैसे मेंटेन करें, उसी हिसाब से अपने को भी मेंटेन करना, जिससे कि हमारा कंपैरिजन का काम हो सके। कंपैरिजन क्यों चाहिए, उसी के बेसिस पे हमारे आगे का फ्यूचर का जो काम करने का प्लानिंग है वो उसी पे बेस्ड रहता है ना। देन टाइमलीनेस, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। टाइमलीनेस मतलब आपको कोई भी काम करना है तो समय से करना है। अगर समय पे वो काम नहीं हुआ तो उस काम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। उसी तरह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, अगर आज आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, अगर रिकॉर्ड आज मेंटेन करना है और आप आज नहीं कर रहे हो, आप 2 साल बाद करोगे, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है। तो रेलिवेंस तभी होता है जब टाइम पे वो चीज मेंटेन की जाए। तो रिकॉर्ड को टाइमली मेंटेन करना है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ओवर द ईयर्स, हर साल एक अकाउंटिंग साइकिल चलता है ना। हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा कि अकाउंटिंग साइकिल होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये काम जो एक्टिविटीज है चलती रहती है, जिससे कि हमारे रिकॉर्ड सिस्टमैटिक तरीके से टाइमली मेंटेन रहे। हर रिकॉर्ड, हर एंट्री जैसे ही होती है, ट्रांजैक्शन जैसे ही होता है, साथ साथ में रिकॉर्डिंग एंड ऑल दोज एक्टिविटीज चलती रहती है, जिससे कि हमको सही समय पे जब भी कोई काम करना हो, जब भी कोई यूज हो, तो हम लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके, है ना। देन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैटिक होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए कि एक इंसान ने पूछा तो दूसरी इन्फॉर्मेशन मिली, दूसरे ने पूछा तो कुछ और मिली। इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंगल होनी चाहिए और स्टैटिक होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। अलग अलग लोगों के हिसाब से वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी न्यूट्रल एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी ओके कंप्लीट। कंप्लीट इन द सेंस, जैसे मैंने पहले भी कहा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या ढंग से मेंटेन नहीं किया गया रिकॉर्ड का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर आप ढंग से छोटे छोटे डिटेल्स को नोट डाउन कर रहे हो, रिकॉर्ड को ढंग से मेंटेन कर रहे हो, जो चीज जहां लिखनी है, जिस ग्रुप पे डालनी, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एवरीथिंग, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज डन इन अ प्रॉपर मैनर, जैसा हम लोग को बताया गया अकाउंट में, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। अगर आप वैसे मेंटेन करोगे तभी उसका कोई फायदा है। अगर आप अपने मन से उटपटांग तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करोगे तो ऐसे रिकॉर्ड से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, उसके यूजर्स को उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। So these are the attributes, these are the characteristics that a good accounting system should have, ठीक है। अगर अच्छी अकाउंटिंग सिस्टम हो आप चाहते हो तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी। क्या क्या, उसका भरोसा हो सके, ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, वो फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए, अपने हिसाब से सोच विचार के नहीं बनाना चाहिए, उसका एक्चुअल प्रूफ होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, बेकार की इन्फॉर्मेशन अवॉइड करनी चाहिए, जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो देनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सिंपल इजी तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए रिकॉर्ड, कंपेरेबल हो सके अपने आप से भी और अपने कॉम्पिटिटर से भी, पास्ट ईयर से भी, करंट ईयर से भी। टाइमलीनेस,
सही समय से मेंटेन किया रिकॉर्ड काम का होता है। न्यूट्रलिटी मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो सेम रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, है ना, और कंप्लीट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज। सो with this we complete the chapter of meaning and objectives of accounting. If you have any doubts from this chapter, we can discuss it when you will share your doubts with me, okay? And what you need to do, जितना भी आपके बुक्स के पीछे, जैसे ही मैं कोई भी चैप्टर कंप्लीट करूँ, अब ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे अकाउंट्स हो, जो भी चैप्टर मैं कंप्लीट करती हूँ, है ना, मैं असाइनमेंट तो देती हूँ, लेकिन मैं वो असाइनमेंट देती हूँ जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि हाँ ये आप जान लीजिए, लेकिन उसके अलावा भी जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गिवन बिहाइंड द चैप्टर, वो आपको अपने बुक में खुद सॉल्व करते जाना है, ठीक है, हर चैप्टर का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में भी और फॉर नॉलेज पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट, यू कैन ask me to explain it once again, okay? Thank you.